नमस्कार। आज हम जीएसटी में एक बहुत ही अहम प्रक्रिया ई-वे बिल पर बात करने वाले हैं। जी। और हमारा खास ध्यान इस पर रहेगा कि आखिर ये ई-वे बिल बनाना किसके लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सीजीएसटी नियम 138 है, जिसके आधार पर ये तय होता है। हाँ, तो चलिए फिर समझते हैं कि जब माल भेजा जाता है, मान लीजिए 50,000 रुपए से ज्यादा का, जी। तो ये बिल जनरेट करने की जिम्मेदारी असल में किसकी बनती है? जी, ये कारोबारियों के लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा, तो सबसे पहले ये ई-वे बिल है क्यों जरूरी? मतलब इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मुख्य मकसद तो यही है कि जो माल इधर से उधर जा रहा है, उस पर नज़र रखी जा सके अच्छा। और टैक्स चोरी को रोका जा सके। आमतौर पर नियम यह है कि अगर कंसाइनमेंट वैल्यू यानी भेजे जा रहे माल की कुल कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ई-वे बिल चाहिए। और ये किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए, जी। सप्लाई हो या ना हो? हाँ, ये सप्लाई के लिए भी हो सकता है या या। सप्लाई के अलावा किसी और वजह से, जैसे माल वापस आ रहा हो, जॉब वर्क के लिए जा रहा हो, ठीक है। या फिर किसी ऐसे सप्लायर से माल आ रहा हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर भी लागू होता है। अच्छा, आपने कहा कंसाइनमेंट वैल्यू। हाँ। ये 50,000 की वैल्यू कैसे गिनी जाती है? इसमें क्या क्या शामिल है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कंसाइनमेंट वैल्यू सेक्शन 15 के हिसाब से तय होती है। ओके। इसमें जो इनवॉइस वैल्यू है या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान की वैल्यू है, वो तो है ही, साथ में उस पर लगने वाला जीएसटी, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस अगर कोई है, वो भी जोड़ा जाता है। यानी टैक्स जोड़कर 50,000 की लिमिट देखनी है। बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर चालान में कुछ सामान टैक्सेबल है और कुछ एग्जेम्प्ट यानी टैक्स फ्री, तो एग्जेम्प्ट वाले सामान की कीमत इस 50,000 की लिमिट के लिए नहीं गिनी जाएगी। दारी किसकी है? क्या हमेशा भेजने वाला ही बनाता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा भेजने वाले की ही जिम्मेदारी हो। ये इस पर निर्भर करता है कि माल कौन भेज रहा है, कैसे भेज रहा है। नियम 138 इसे साफ करता है। तो क्या स्थितियां बनती हैं इसमें? हाँ, इसे हम कुछ स्थितियों में बांट सकते हैं। पहली, मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति है, चाहे वो भेजने वाला हो या पाने वाला, ठीक है। और वो खुद अपनी गाड़ी से या किराए की गाड़ी से या फिर पब्लिक कन्वीनियंस से, मतलब सड़क मार्ग से माल भेज रहा है, तो फिर उसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को ई-वे बिल जनरेट करना होगा। पोर्टल पर जाकर पार्ट ए और पार्ट बी यानी गाड़ी की डिटेल्स सब भरना होगा। अच्छा, तो अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ और अपनी वैन से माल भेज रही हूँ, तो मुझे ही बनाना है? बिल्कुल। अब दूसरी स्थिति देखिए, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी कब बनती है? हाँ, ये जानना जरूरी है। मान लीजिए भेजने वाला या पाने वाला रजिस्टर तो है, पर उन्हें ई-वेबल नहीं बनाया। अच्छा। और माल सड़क से भेजने के लिए किसी ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया। अच्छा। अगर माल की कीमत 50,000 से ज्यादा है, तो फिर ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी बन जाती है। ओह। उसे भेजने वाले या पाने वाले से मिली पार्ट ए की जानकारी के आधार पर ई-वे बिल जनरेट करना होगा। तो मतलब ट्रांसपोर्टर को भी चेक करना पड़ेगा कि बिल बना है या नहीं, और अगर नहीं बना तो उसे बनाना पड़ेगा? जी हाँ, अगर 50,000 से ऊपर का माल है और सड़क से जा रहा है। ये तो ट्रांसपोर्टरों के लिए काफी अहम जानकारी है। बिल्कुल। अब तीसरी स्थिति है जब माल किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आ रहा है। हाँ। मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो माल भेज रहा है किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को। ठीक है। और माल भेजने की शुरुआत में ही पाने वाले का पता मालूम है, तो कानून ये मानता है कि ये मूवमेंट पाने वाले ने करवाई है। अच्छा, पाने वाले ने? हाँ, और इसलिए ई-वे बिल बनाने की जिम्मेदारी उस रजिस्टर्ड पाने वाले व्यक्ति की होगी। ये थोड़ा अलग है। इसमें पाने वाले पर जिम्मेदारी क्यों है? इसका लॉजिक ये है कि इस पूरे लेन देन में जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो पाने वाला है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर तो पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए सिस्टम जिम्मेदारी रजिस्टर्ड इकाई पर डालता है। समझ गई। तो भेजने वाला, पाने वाला या ट्रांसपोर्टर स्थिति के हिसाब से जिम्मेदारी बदल सकती है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई सड़क परिवहन की बात। अगर माल रेल, हवाई जहाज या समुद्री जहाज से जा रहा हो, तब क्या नियम है? देखिए, रेल, हवाई या समुद्री जहाज के मामले में ई-वे बिल बनाने की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड व्यक्ति की ही होती है, भेजने वाले या पाने वाले की। ट्रांसपोर्टर की नहीं? नहीं, इन मामलों में ट्रांसपोर्टर जैसे रेलवे या एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है बिल जनरेट करने की, रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही बिल बनाना है। ठीक है। उन्हें पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर जैसे रेलवे रसीद नंबर या एयरवे बिल नंबर वगैरह पोर्टल पर अपडेट करना होता है। ये वो मूवमेंट शुरू होने से पहले या बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक खास बात रेल के लिए है, माल के साथ ई-वे बिल लेकर चलना जरूरी नहीं है। ओह, फिर? लेकिन जब आप माल की डिलीवरी लेने जाएंगे, तब रेलवे को ई-वे बिल दिखाना अनिवार्य है। रेलवे बिना ई-वे बिल देखे माल की डिलीवरी नहीं करेगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर रेल से माल मंगाने वालों के लिए। जी हाँ। अच्छा, एक और सवाल, क्या कभी ऐसा भी होता है कि माल की कीमत 50,000 से कम हो फिर भी ई-वे बिल बनाना जरूरी हो जाए? हाँ, एक विशेष स्थिति है हैंडीक्राफ्ट गुड्स यानी हस्तशिल्प के सामान के मामले में। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति जिसे वैसे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिली हुई है कुछ खास शर्तों के तहत, वो हैंडीक्राफ्ट का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहा है, तो उसे माल की कीमत चाहे कितनी भी हो, 50,000 से कम भी हो, तब भी ई-वे बिल बनाना ही होगा। वाह, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक नियम है हैंडीक्राफ्ट के लिए। जी, ये इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या जिन्हें छूट मिली है उनके लिए है। ठीक है, तो अब अगर हम संक्षेप में कहें तो ई-वे बिल बनाना अनिवार्य रूप से किसके लिए है? तो देखिए, संक्षेप में अनिवार्य है। पहला, रजिस्टर्ड व्यक्ति भेजने वाला या पाने वाला के लिए, जब वो खुद परिवहन कर रहे हो, चाहे सड़क, रेल, वायु या जहाज से। ठीक है। दूसरा, ट्रांसपोर्टर के लिए, जब माल सड़क मार्ग से जा रहा हो, कीमत 50,000 से ज्यादा हो और भेजने पाने वाले रजिस्टर्ड व्यक्ति ने बिल जनरेट न किया हो। और तीसरा, रजिस्टर्ड पाने वाले के लिए, जब माल किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आ रहा हो और पाने वाले का पता शुरू में ही ज्ञात हो। और चौथा, वो हैंडीक्राफ्ट वाला विशेष मामला। हाँ, बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट के इंटरस्टेट मूवमेंट पर कीमत चाहे जो भी हो। बहुत बढ़िया। ये स्पष्टीकरण निश्चित रूप से हमारे सुनने वालों को, खासकर कारोबारियों को, नियमों का पालन करने में मदद करेगा। उम्मीद तो यही है। आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक स्थिति उभर रही है। सोचिए, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, और वो एक ही ट्रक में मान लीजिए 10 अलग अलग लोगों के कंसाइनमेंट ले जा रहा है। हर कंसाइनमेंट की कीमत 50,000 से कम है, मान लीजिए 30,000। लेकिन उन 10 को मिलाकर ट्रक में जो कुल माल है उसकी कीमत 3 लाख हो गई, जो 50,000 से काफी ज्यादा है। हाँ। और भेजने वालों ने अपने अपने बिल नहीं बनाए हैं क्योंकि उनकी इंडिविजुअल वैल्यू कम थी। हाँ। ये एक दिलचस्प स्थिति है। हाँ। तो क्या इस स्थिति में उस ट्रांसपोर्टर को उन सभी छोटे कंसाइनमेंट्स के लिए कोई एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल या कुछ और बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि गाड़ी में कुल माल 50,000 से ज्यादा का है? इस पर सोचना होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि नियम इंडिविजुअल कंसाइनमेंट वैल्यू पर फोकस करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर के नजरिए से स्थिति अलग हो सकती है। इस पर आगे कभी और विस्तार से बात की जा सकती है।